नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे मतदान जारी, नाराजगी भारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और देर शाम तक 65 से 70% मतदान पूरे प्रदेश में होने की संभावना जताई जा रही है। निकाय चुनाव मतदान के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लगी है। मतदाता सूची से कई वोटर्स के नाम न होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम भी मतदाता सूची में नहीं है, वो भी वोट नहीं दे पाए, जिससे पूर्व सीएम हरीश रावत दुखी है। उनका कहना है कि इससे उन्हें बड़ा धक्का लगा है। हजारों लोग के वोट मतदाता सूची से गायब हैं, वो इसके लिए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पूर्व सीएम का नाम ही मतदाता सूची से गायब है तो आम मतदाता भला कितने परेशान होंगे। राज्य में 11 नगर निगमों में 43 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायतों सहित 100 नगर निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं। विभिन्न विभागों के लिए 16,284 मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने में लगे हुए हैं और 25,800 पुलिसकर्मियों की चुनाव में तैनाती भी कर दी गई है। 11 नगर निगमों में 72 मेयर के प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मतदान मतपत्रों से हो रहा है और नतीजे 25 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में बड़ी संख्या में मतदाता हैं, जिनमें से आपको बता दें कि महिलाएं, पुरुष और 514 अन्य मतदाता हैं। प्रदेश में कुल 1282 वार्ड हैं। उत्तराखंड में वोटिंग के लिए निकायों में 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में पहली बार नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में 846 हल्के और 572 भारी वाहन लगाए हैं। आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में ज्यादातर सीटों पर जहां भाजपा कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है, वहीं कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। कई वार्डों में भाजपा कांग्रेस के साथ ही बागी उम्मीदवारों ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। स्थानीय स्तर के निकाय चुनाव में इस बार राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही अपने प्रचार के दौरान लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के साथ ही यूसीसी के मुद्दों का जिक्र करते हुए देखे गए हैं। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा चुकी है कि वो इन चुनावों में विधानसभा और संसदीय चुनावों की तरह लड़ रही है, जबकि स्थानीय स्तर के मुद्दे गायब हैं। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं किराएदार है। पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, हम जरा चेक कर लेंगे। मतलब चुनाव के दिन सर्वर डाउन? चमत्कारियों की पार्टी है तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। निकाय चुनाव शुरू होने के साथ कांग्रेस की अपनी जो आधी अधूरी तैयारियां थे, आपसी झगड़े थे, तो उसकी वजह से कांग्रेस के नेता ये जानते हैं कि निकाय चुनाव में उनकी हार होने वाली है, इसलिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और एक आरोप उनका ये भी है कि मतदाता सूची से बहुत सारे लोगों के नाम जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे काट दिए गए, इसलिए वो इस हार का ठिकरा अपनी कमियों और नाकामियों को ठीक करने के बजाय सत्ता पक्ष या भाजपा के ऊपर थोपना चाहते हैं। और सुनकर के तब आश्चर्य होता है जब हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता जो संगठन में मुखिया के रूप में रहे हों इस राज्य में, और उसके अलावा मुख्यमंत्री रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों, विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद रहे हों, वो जब अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढने का ढोंग करते हों और वो आरोप लगाते हो कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया, तो अगर हरीश रावत जी का नाम कट गया तो फिर नीचे बाकी लोगों ने भी अपने नाम का ध्यान मतदाता सूची में है या नहीं। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में जहां शहर की सरकार मतदाता बनाने जा रहे हैं,
वहीं ये चुनाव कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अब ये तो 25 जनवरी को ही साफ होगा कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में कितने सीटों पर विजयी होती है, लेकिन आज सभी प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में कैद होने जा रहा है। इससे पहले 2018 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा था। भाजपा इस बार भी ट्रिपल इंजन की सरकार कायम रख पाएगी या देखना होगा। इस चुनाव में सिटिंग विधायकों की योग्यता और लोकप्रियता को भी परखा जाएगा। वैसे तो पूरे प्रदेश में कई प्रत्याशी कांटे की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में भाजपा कांग्रेस में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, महापर्व है और लोकतंत्र का महापर्व है और मैं तो समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के उन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि सब लोग मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान अपने क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी बातों को रखने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको चुनने का आपका ये अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो मैं अपने समस्त अपने देहरादून नगर के जो नगर निगम के सारे मतदाता हैं, एक तो मतदान अवश्य करें और विकास के लिए करें, अच्छाई के लिए करें। उन्होंने स्वरूप को जो उन्होंने बिगाड़ने का काम किया, उसको दोबारा से पुनः एक स्वरूप को लौटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग का मुझे सहयोग की बहुत आवश्यकता है और तभी इस काम को हम कर पाएंगे। और निश्चित जिस तरह के रुझान, जिस तरह के मेरे पर टेलीफोन आ रहे हैं, एक मतलब बहुत अच्छा जो है मैसेज मेरे को आ रहा है कि माताएं बहुत बाहर का निकल रही हैं और इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। हमने मुद्दों में लेगा कि भाई हमारे क्षेत्र में श्रेष्ठ हो और जो है सफाई रहे और जो सफाई व्यवस्था है, अन्य कई व्यवस्थाएं, बिजली पानी आदि, ये सुचारू रूप से बना रहे। बस यही शुभकामना करते हैं जो भी हमारे जो है। आज मैंने कुछ मुद्दों को लेके वोट डाला है। मेरा मेन रीज़न था कि जो हमारे यहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम आती है, लाइटिंग की कभी कभी प्रॉब्लम आती है, जो पोल्स पे लाइट नहीं जलती है, प्लस रोड्स की बहुत दिक्कत रहती है। तो काफ़ी समय से जो पार्षद हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में भी वही पार्षद हमारे इधर काम करें। क्या आपने उम्मीद रखी प्रत्याशी से? ऐसा है, अभी तक तो हमारे यहाँ जो लड़का काम कर रहे हैं, मतलब जो पार्षद है, ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही काम करेगा। जानिए क्या कहते हैं दोनों बड़े दलों के मेयर प्रत्याशी। 11 नगर निगमों में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी। मेयर सीट भाजपा कांग्रेस। देहरादून सौरभ थपलियाल, वीरेंद्र पोखरियाल। ऋषिकेश शंभू पासवान, दीपक जाटव। कोटद्वार शैलेंद्र रावत, रंजना रावत। हरिद्वार किरण जैसल, अमरेश बालियान। रुद्रपुर विकास शर्मा, मोहन खेड़ा। काशीपुर दीपक बाली, संदीप सहगल। हल्द्वानी गजराज सिंह विष्ट, ललित जोशी। रुड़की अनीता देवी अग्रवाल, पूजा गुप्ता। अल्मोड़ा अजय वर्मा, भैरव गोस्वामी। पिथौरागढ़ कल्पना देवाल, अंजू लूठी। श्रीनगर आशा उपाध्याय, मीना रावत। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में 100 नगर निकायों को लेकर हो रहे इन चुनावों के परिणाम मतपेटियों में कैद हो रहे हैं। हर पार्टी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा अंतिम समय तक कर रहे हैं। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता अपने अपने बूथों पर पहुंच रही है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अब देखना होगा कौन सा प्रत्याशी कितने वोटरों को अपने पक्ष में कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब जुड़ चुके हैं। बाकी के और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में आके हिस्सा बनेंगे। शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के साथ में कर लेते हैं। प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं? आज अंतिम दिन है जब जनता भविष्य तय करेगी सभी दलों का, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या यूकेडी। क्या कहना है आपको? क्या उम्मीदें हैं आज के दिन से फिलहाल? निश्चित रूप से गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत मजबूती के साथ नगर निगम का चुनाव लड़ रही है देहरादून में बहुत अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस के पास है, जिन्होंने राज्य आंदोलन में आज जो उत्तराखंड राज्य तो की मांग को लेकर के जब हम सड़कों पर थे
तब उन्होंने हमारा नेतृत्व करने का काम किया। नेतृत्व के साथ साथ 3 महीने लगातार जेलों में रहने का काम किया। ऐसे सुंदर प्रत्याशी को, ऐसे साफ स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम में इस बार नगर निगम में 15 साल बेहाल का जो नारा कांग्रेस ने दिया, उसको लेकर के हम जो है इस बार नगर निगम चुनाव फतह हम करेंगे और वीरेंद्र भाई जो है बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। और हमारे बहुत सारे जितने हमारे 100 वार्डों में जो हमारे नगर निगम के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ, बड़े मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरे 5 वर्षों में नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरह से अखंड भ्रष्टाचार किया गया, जिस तरह से लोगों के कामों की अनदेखी की गई, जिससे कि आज लोग जो है मुट्ठी बंद करके कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की विदाई के लिए और कांग्रेस को नगर निगम में कांग्रेस को जिताने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, जिस तरह से आपने देखा हमारे जो मेयर प्रत्याशी थे, उनका एक ही विजन है कि सुंदर देहरादून, हरित देहरादून जो देहरादून की जो पहचान है वो जिस तरह से दिनों प्रतिदिन समाप्त हो रही है। हरियाली के नाम, विकास के नाम पर जिस तरह से अनाधुंध पेड़ों को काटा गया, तो निश्चित रूप में भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी का जो विजन है, भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी का जो मिशन है, भाई वीरेंद्र पोखरियाल जिस संकल्प के साथ में कि देहरादून को उनकी पुरानी स्थिति पर हरित देहरादून करके इस देहरादून को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, को लेकर के लोगों के बीच में गए। और मुझे आशा है, विश्वास है, हम सब लोग देख रहे हैं, बूथों में जा करके भी देख रहे हैं। अभी भी एक बूथ के नजदीकी किसी दुकान में बैठ करके आपके साथ लाइव जुड़ा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि निश्चित रूप में लोग जो है महंगाई के लिए इस बार जो है वोट कर रहे हैं, लोग जो है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए वोट कर रहे हैं, लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार है, उसको लेकर के मतदान कर रहे हैं। और मुझे आशा है, विश्वास है कि इस बार देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की विदाई लगभग तय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में हम लोग पूरे प्रदेशों में हमें जाने का काम हमने इस चुनाव में किया, तो जिस तरह से बहुत मजबूती के साथ बहुत स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को टिकट हमारी पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप में ये कर्ण मेहरा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, गणेश गोदियाल जी जो हमारे बहुत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय हरीश रावत जी और तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी सूझबूझ का प्रतीक है कि हमें अच्छे प्रत्याशियों का चयन उन्होंने किया। और इस बार हम बहुत मजबूती के साथ नगर निगम को जीतने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। लेकिन थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है, बस एक दिन का, कल भर इंतजार, परसों सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जपेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्वागत सर आपका भी। जपेंद्र जी, क्या उम्मीदें हैं? आज जनता से जब बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने, हमारे सहयोगियों ने, हम लगातार सारी तस्वीरें अलग अलग बूथ की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग निकायों की दिखा रहे हैं। शिकायतें बहुत जगहों पर है। जब संवाददाता पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी से क्या आप संतुष्ट हैं, तो कई लोगों ने ये तक कह दिया कि सर स्मार्ट सिटी क्या होता है? स्मार्ट नाम पर हमारे आसपास कुछ नहीं किया गया। हमें सड़कों से शिकायत है, हमें बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था से शिकायत है। ये चीजें हमने दिखाई हैं। आज की ही जब लोग लाइनों में खड़े हुए थे, तब हमने उनसे बातचीत के दौरान ये पाया है। बीजेपी आज कितनी उम्मीद लगाकर बैठी? क्या लग रहा है, कामों से संतुष्ट है जनता आपके? देखिए, जनता की शिकायतें वाजिब हैं, लेकिन काम जो हुआ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देहरादून एक हेरिटेज टाउन है, जो पुराना शहर है। इस पुराने शहर को नए शहर के रूप में सुविधा युक्त बनाने में, स्मार्ट सिटी के मापदंडों पर खरा उतारने के लिए जितनी इसमें मुश्किलें आनी थी वो आ चुकी, लेकिन उन सब मुश्किलों पे पार पाते हुए वो काम हुए हैं। ठीक है, जनता को चाहिए कि काम हुआ है तो तुरंत खत्म हो जाए।
लेकिन जो एक तकनीकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तकनीकी दिक्कतों से पार पाते हुए किसी भी हेरिटेज टाउन को एक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे पूरा करने के लिए जितना मेहनत थी वो सारी मेहनत हो चुकी। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आज हम लोगों ने भी देखा है जहां 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 लोग लगे हुए हैं, तो भाजपा को भी, भाजपा के उम्मीदवारों को भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और जनता को भरोसा है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है कि ठीक है, उस पथ पर आगे बढ़ते हुए काम, अनेकों काम हुए हैं और जो रह गए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जनता को एक नए दून की जो झलक नजर आ रही है, या जिसकी जनता ने उम्मीद लगाई थी, तो निश्चित तौर पर उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतर रही है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड की संपूर्ण नगर पालिकाएं या नगर पंचायतें हैं या हमारी विधानसभाएं हैं, तो उनमें एक नई तरह की गति कामों में जो आनी थी वो आ चुकी है। और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के हमारे देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अभी दीपक मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। स्वागत सर आपका भी, लेकिन आपके पास में लौटेंगे। पहले दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, उत्तराखंड की मतदान प्रक्रिया में क्या पारदर्शिता है? एक सवाल ये भी उठ रहा है आज। अभी थोड़ी ही देर में मतदान फिलहाल जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन उम्मीदें कितनी? गरिमा जी, जिस पारदर्शिता की बात आप कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा आपके जो पत्रकार महोदय हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पिछले एक हफ्ते में किस प्रकार से लोगों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार के हथगंडे दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनाए हैं। वो मुझसे ज्यादा भली भांति याद है, क्योंकि अगर उत्तराखंड क्रांति दल इसके बारे में कुछ कहेगा तो कहेंगे कि विपक्ष के होने के नाते उत्तराखंड क्रांति दल आरोप लगा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जिस बाहुबल का, धनबल का और जनता को भ्रमित करने का प्रयास दोनों ही दलों ने किया है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उसमें ये काफी हद तक आपस में ही दोनों पार्टियां उलझी हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ज्यादातर नगर निगम के, नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति ये है कि काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा काम तो देश के जो राज्य की राजधानी है देहरादून, उसी में आप देख लीजिए, सीवरेज का काम हो जाना चाहिए था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, जो अब तक नहीं हुआ है। जो लाइनों का अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, जो बिजली की तारें हैं उनका वो अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है, जिसका मैं आपसे कहूँ। सीवरेज की प्रॉब्लम आपने देखा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आप देखिए, अभी जल भराव की समस्या का सामना 2 या 3 महीने बाद जब बरसात लगेगी तब इस राज्य को और खासतौर पर देहरादून को करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस प्रकार के गड़बड़ जाला किया है भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मेयर ने, जिस प्रकार के ऊपर आय से अधिक उन पर संपत्ति का आरोप लगा, ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार जनता ने देखा है। और आज तक हम नहीं समझ पा रहे कि 1050 करोड़ का जो बजट जो खर्च किया गया वो लगा कहाँ है, कौन सी जगह लगा? सिर्फ परेड ग्राउंड के चारों तरफ टाइल्स लगा देना कि अगर स्मार्ट सिटी है या स्मार्ट सिटी लिख के कर देना, तो ये जनता को समझ में आ रहा है, जनता बदलाव की उसमें है। और निश्चित रूप से हमें अब जो हमें लग रहा है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्य स्तर में जो बात करती है, राज्य जो विधानसभा में कुछ और बोलती है, राष्ट्रीय स्तर की बात कुछ और करती है, और जो निकाय चुनाव है, निकाय जो क्षेत्र है, उसमें काम करने का उनका पूर्णतः कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता बदलाव की तरफ वोट कर रही है, और 25 तारीख को जब इसके निर्णय आएंगे तो निश्चित रूप से गरिमा जी आपको दिखेगा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है। बिल्कुल ठीक है। अब दीपक मलिक जी और कुलदीप राणा जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर, जिनकी प्रक्रिया आज सुबह ही शुरू हो चुकी है। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, आज अंतिम दौर है, कई सारी चर्चाएं हम लोगों ने नगर निकाय को लेकर की। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब जनता के हाथों में सब कुछ है। अब जनता भविष्य तय करेगी, लेकिन आज जब उन लोगों से बातचीत की गई, सुबह से ही हमारी टीम लगातार अलग अलग बूथों पर जाकर उनसे जानने का प्रयास कर रही थी कि वोटिंग के दौरान उनके मन में क्या है। लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर ये नहीं जानते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी क्या होता है, कैसे होता है स्मार्ट सिटी, और अगर आपके शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात सरकार कर रही है तो क्या करेगी। लोगों को ये नहीं पता है। लोगों ने सीधा और सिंपल जवाब दिया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे आसपास क्या स्मार्ट हुआ है। हम चाहते थे कि सड़कें अच्छी हो जाएं, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाए और पानी की व्यवस्था। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो आम जनता ने लाइन में खड़े होकर हमारे संवाददाताओं के साथ में साझा की है, और इन कॉमन चीजों में भी असंतुष्ट जनता थी। तो क्या लग रहा है कि क्या वर्तमान में सत्ता में बैठी बीजेपी पर विश्वास होगा या कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीदें हैं? कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि नए लोग आए, मौका दें हम, ताकि स्मार्ट सिटी जो बड़ा एक टैग दिया गया था वो शायद सच हो सके। जी गरिमा, इसमें निसंदेह कोई दोराय नहीं है कि जिस प्रकार से आज मतदान केंद्रों में जो जनता उमड़ी है और उसका जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं नाराजगी उसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है और संतुष्टि का भाव उसमें कम दिखाई दे रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह नाराजगी नगर निगम चुनाव के 1 साल के विलंब के बाद होने के बावजूद भी जनता के मन में बसी हुई है, वो वहां से हटी नहीं है। ठीक, अगर हम देहरादून से बात करें, जहां राज्य की पूरी सरकार है, पूरी ब्यूरोक्रेसी यहां पे रहती है, इस देहरादून देहरादून नगर निगम में, क्योंकि देहरादून जिले में 2 नगर निगम है, ऋषिकेश नगर निगम भी देहरादून जिले में ही आता है, लेकिन अगर हम देहरादून नगर निगम की बात करें तो यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको लेकर के बहुत बड़ा बदलाव खासकर पिछले जो नगर निकाय का कार्यकाल रहा उसमें देखने को नहीं मिला है। ठीक, इससे पहले जो विनोद चमोली की भूमिका रही, जो उससे पहले महापौर हुआ करते थे, जो 2 बार के महापौर रहे यहाँ पे, उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया था, ये बात जनता ने कही है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात जनता के मुंह से निकल करके आई है और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि इससे पूर्व के जो महापौर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, उनके दौरान नगर निगम की जो स्थिति हुई है वो क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे और उनका ज़्यादा ध्यान उस तरफ रहा और क्षेत्रों में कम रहा। ठीक, यही कारण है कि आज देहरादून के अंदर बड़ी तादाद में जो लोगों ने कहा है, मतदाताओं ने कहा है, एक तो कूड़े की समस्या, कूड़ा प्रबंधन में नगर निगम देहरादून फेल रहा, न जाने कितनी बार कंपनियों को नोटिस दिया गया। ठीक है, आज भी उसकी स्थिति क्या है। ठीक, तो एक विषय ये रहा। दूसरा, जल भराव शहर में, हमने न जाने कितनी बार कई चैनल पे ही देहरादून में जल भराव को लेकर के चर्चाएं की हैं। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या रही। वार्ड में सड़कों का रखरखाव, उसकी बहुत बुरी हालत है। नालियों का प्रबंधन बहुत बुरी हालत में है। और अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे खुद के वार्ड में और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, पिछले 10 साल से ना तो सड़क बनी है नगर निगम की, ना नालियाँ बनी हैं। ठीक, एक हकीकत यह भी है। ठीक है, तो देहरादून में ये बुनियादी सारी चीज़ें रहीं। और सबसे बड़ी बात यह रही गरिमा कि इस बार के नगर निगम में जो अभी बीता है, इस नगर निगम में भाजपा की ट्रिपल इंजन का बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रही, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही। ठीक, तो उसको बड़ा बेनिफिट रहा। जितना आर्थिक लाभ और जितना आर्थिक तंत्र, आर्थिक सहयोग और जितनी आर्थिक योजनाएं इस बार के बीते नगर निगम को मिली हैं, उतनी किसी को नहीं मिली। ठीक है, लेकिन धरातल पर ये नहीं दिखाई दी। ठीक है, हल्द्वानी में जल भराव पूरे देश ने देखा, हरिद्वार में जल भराव पूरे देश ने देखा,
और हरिद्वार की स्थिति तो इतनी विकट हो गई थी कि 200 मीटर बगल में गंगा नहर बह रही है और शहर में जल भराव में डूबा हुआ है शहर। ठीक, तो ये स्थितियां तो मैदानी क्षेत्रों के बड़े उनकी रही है निकायों की। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों पे नगर निगमों की बात करें तो नगर निगम से लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं? सड़कें ठीक हो जाएं, नाली जो गलियां होती है उनकी गलियां ठीक हो जाएं, नालियां ठीक हो जाएं, स्ट्रीट लाइट में लाइट प्रॉपर रहे और पेयजल के संबंधी व्यवस्थाएं उनकी बनी रहें। ठीक, वो इससे ज़्यादा नगर निगम से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। ठीक, और पार्क अगर हो सके तो कहीं पार्क वगैरह बच्चों के खेलने के लिए बने। लेकिन देहरादून में और उत्तराखंड में इस दिशा में एक बड़ा अंतर देखने को मिला, जिसकी नाराजगी जो ये शहरी सरकारें हैं इनसे जनता में उभर करके आई है। और आज की डेट में जब हम आप डिबेट में बैठे हैं, इससे पहले जब हम तमाम क्षेत्रों में गए, मतदान केंद्रों पे होकर के आए, तो जो बात एक निकल करके आई कि कहीं ना कहीं पार्षदों को लेकर के, पार्षदों की भूमिका को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के और उनके द्वारा किए गए क्षेत्रों में जो उन्होंने कार्य किए हैं उनकी गुणवत्ताओं को लेकर के जनता में बहुत बड़ी नाराजगी है। और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में चुनाव में दोनों जो अभी वर्तमान में राजनीतिक दल है सत्ता में, उसके सामने ये बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब रही बात कि वर्तमान में जो दोनों कैंडिडेट हैं प्रमुख राजनीतिक दलों के, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के भी हैं, यूकेडी के भी प्रत्याशी चुनाव में मैदान में हैं। ठीक है, ऐसे में यह देखना वाजिब होगा, क्योंकि इस बार आश्चर्य की बात यह रही कि निकायों के चुनाव में से निकायों के मुद्दे गायब थे और जनता निकाय के मुद्दों पर बात करना चाह रही थी, लेकिन उसके सामने बड़े अन्य मुद्दे थे। नगर निकाय का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, वो नगर निकाय के प्रमुख में भी आता नहीं है, वो मेयर के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, लेकिन वो तमाम सारी चीज़ें रहीं। ऐसे अनेक चीज़ें जो नगर निकाय के उसमें नहीं आते हैं, उन चीज़ों को लेकर के रहा, और जो नगर निकाय के मुद्दे थे उनसे लोगों ने अपना ध्यान भटकाने का प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें इस बार, अच्छा एक और बड़ी चीज़ जो इस बार हुई है जिसने राज्य में एक छवि को भी प्रभावित किया है उत्तराखंड प्रदेश की, वो यहाँ क्षेत्रवाद को लेकर के जो चीज़ें निकल करके आई, उभर के आई, उसने भी यहाँ के जनमानस को, यहाँ की चीज़ों को प्रभावित किया नकारात्मक रूप से, जिसको लेकर के जनमानस की सहमति नहीं थी, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को बड़ा उछाला है। ठीक है सर। और मेहमान हमारे साथ में हैं दीपक मलिक साहब, हैं समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। दीपक जी, अब वो घड़ी आ चुकी है जब मतदान हो रहा है निकाय चुनाव में और सभी दलों ने अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन सर क्या उम्मीद लगाई जा रही है इस बार? जनता किसके साथ होने वाली है, किससे प्रभावित ज्यादा दिखाई देती है? थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुआ हूँ क्योंकि थोड़ी लाइन लंबी थी पोलिंग स्टेशन पर, तो अपना फर्ज तो पूरा करना ही था, बिल्कुल वो करके आए हैं। बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। सबसे तो बड़ी बात एक है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि ये फेयर काउंटिंग, फेयर प्रोसेस है या नहीं है, टोटली फेयर है। ईवीएम वाला रोना नहीं होगा इस बार। स्वाभिमान, क्योंकि एक लोकतंत्र में अगर एक वोटर भी सिस्टम के ऊपर उंगली है तो पूरा सिस्टम समझिएगा संदेह के घेरे में आता है। और यहाँ तो पता नहीं कितनी चेयर, वो तो मैटर अलग हो जाएगा, लेकिन मेन आज तो देखा है क्योंकि बैलेट से चुनाव हो रहा है, थोड़ी सी स्पीड स्लो है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें थोड़ा फास्ट होता है, तो प्रशासन ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। उनके ऊपर तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और अगर बूथ बढ़ा दिए जाते तो बहुत अच्छा रहता, लंबी लाइनें ना लगती। बाकी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मैं देख रहा हूं। प्रशासन ने अब कई मुद्दे उठ रहे हैं लोगों के, जैसे आपके पास भी कंप्लेंट्स आ रही होंगी कि मतदाता सूची में लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। अब नाम नहीं मिल रहे हैं, कोई कहता है ये प्रशासन ने, सत्ता ने, इन्होंने करा है, उन्होंने, मैं उन चर्चाओं में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन लेट कर दिया गया, 1 साल लेट हुआ है स्थानीय निकाय चुनाव। सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है ना सभी लोग?
जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात को आप पूरा करिए। थोड़ा सा जनता में रोष तो है ही। अब जो नाम जुड़े नहीं हैं, मतदाता सूची जो बनाई गई हैं, घरों में भी सर्वे किया गया, आए हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उन पर भी बीएलओ बैठे, बकायदा सूचना भी दी गई। अब न्यूज़पेपर में भी दिया गया कि इस डेट तक जो है मतदाता सूची में अपने नाम का निरीक्षण आप कर सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। थोड़ी जनता की उदासीनता कहें, कुछ इन राजनीतिक दलों की बहुत घोर लापरवाही है। इन्होंने जिस तेजी से अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक एक घर में जा रहे हैं, क्या ये जान नहीं सकते थे कि आपके वोट जुड़े हैं या नहीं है? इनकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। ये व्यापार मंडल हैं और दूसरे जो सामाजिक जो संगठन है, इन सबकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए। प्रशासन को कोसना बहुत आसान है, कह दीजिए चुनाव वाले ऐसे हैं, इलेक्शन कमीशन ने वो मिल गया सत्ता के साथ। अरे भाई, उनको देखिए उन्होंने कम टाइम में कितने चुनाव कराया है, सफलता से करा रहे हैं। अब लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी है कि भविष्य में मतदाता सूची जो है ना, कोई नाम ना छूटे। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये कि कोई नाम ना छूटे। बाकी जैसे कि आते हैं हम स्थानीय मुद्दों पर, देखिए चाहे भाजपा है, क्योंकि पिछले 3 बोर्ड से बीजेपी ही देहरादून नगर निगम में रही है जी। अब जो जिम्मेदारियां हैं, असफलताएं हैं, वो तो बीजेपी के कोटे में आएंगी। उसमें तो ये कांग्रेस का नाम ले ही नहीं सकते। जो देहरादून नगर निगम भ्रष्टाचार की एक माइन बना हुआ है, खान। पुराने मेयर का नाम आप देख लीजिए, कितना विनोद चमोली जी के, मैं पहले भी चैनल पर आया हूं, मैंने बताया विनोद चमोली जी के टाइम में खड़े हुए जो टायर, जो ट्रक थे निष्प्रयोज्य साल्वेज में, उनके टायरों का घोटाला हुआ, उनके नाम पर टायर चढ़ा दिए गए। अरे कोई एफआईआर दर्ज हुई है? कुछ नहीं। आगे गामा जी, अरे गामा जी का तो खैर कहना ही क्या, मेरे को तो कहने को कुछ है ही नहीं। गामा जी हो, वो तो आप सब मीडिया वाले और सभी लोग जानते ही हैं। और बीजेपी वालों की तो बेचारे जो बैठे हैं प्रवक्ता जी, इनकी पैनलिस्ट, उनकी तो मजबूरी है, अगर इन्होंने एक लाइन बोल दी उनके लिए मॉर्निंग तक, वो पता नहीं पोस्ट पे भी ना दिखें। लेकिन हम कह रहे हैं किसी ने सत्ता में ये रखा है जी कुछ बोल भी रहे हैं। जो इस बोर्ड में होल्डिंग का घोटाला हुआ है, जो सैकड़ों करोड़ तक पहुंच रहा है, स्वच्छता समितियों के पैसे खा लिए गए, 80 करोड़ रुपया। क्या ये किसी ने अपने इसमें एजेंडा में रखा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? सत्ता पक्ष से जपेन जी कुछ बोल रहे हैं आपके जवाब में, मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं उनको, आप भी सुन लीजिएगा। ठीक है जपेन जी, आप बोलिए। दीपक मलिक जी, देश के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है, ना तो इस देश की जनता ने चाहा है कि हमारा देश भ्रष्टाचार के गर्त में जाए, और जितने भी राजनीतिक दलों में अच्छे नेता होते हैं, जिन्हें पता है कि राजनीति के मायने क्या हैं और राजनीति, स्वच्छ राजनीति देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कितनी आवश्यक है, वो नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, और कितने हमें समाज में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब जब जिस नेता पर, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जनता ने जवाब दिया है। उसका राजनीतिक कैरियर कहीं ना कहीं जाके डावाडोल हुआ है। तो ये हमारी मानसिकता में होना चाहिए, ये हमारे कैरेक्टर में होना चाहिए कि अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का मकसद क्या है, उसके मायने क्या है, और उसके बावजूद भी फिर चाहे कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो आरोप सिद्ध होते हैं। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर पर वो उसे भोगना पड़ता है। हम स्पष्ट भ्रष्टाचार के विरोधी हैं और स्पष्ट भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, और उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना बर्दाश्त किया गया है, ना कभी भविष्य में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी बर्दाश्त किए जाएंगे। अन्य दलों की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है। ठीक है सर, चलिए। आपने तो कह दिया, चलिए भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,
अभी तक नगर निगम के जो घोटाले मैंने गिनाए हैं, आप में दम है तो कहिए कि इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये सरकार उसके लिए दोषी मानी जाएगी। कहिए, आप एक बार हमारी बात में हाँ करिए। निश्चित तौर पर ठीक है, आप जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। आरोप लगाया जाएगा? ठीक है, जितने भी कांग्रेस पर लगाएंगे, चाहे वो कांग्रेस के लोगों पर आप आरोप लगे हैं या अन्य सत्ता है, जवाब उससे मांगा जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके बात कीजिए प्लीज, एक एक करके। दीपक जी हो गया, दीपक जी हो गया। अब देखिए, आज अंतिम वक्त है। अब मुझे लगता है पुराने आरोपों पर क्या, जनता भी तो आरोपों से वाकिफ है ना। प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है। विजिलेंस को आज तक परमिशन नहीं मिली। ये तो जनता भी जानती है ना सर। अब मुझे लगता है उन सारी चीजों पर बात करने का क्या फायदा। तड़ी पार करा दिया गया। दीपक जी आज मतदान की घड़ी है। दीपक जी तो देखिए, सुनिए दीपक जी, आज मतदान की घड़ी है। अब तो जनता ये सारी चीजें जिन पर आप बात कर रहे हैं, जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, जनता भी तो जानती है। आज तय करने का वक्त है। जनता को याद दिलाया गया। हम लगातार चर्चा कर रहे थे जिस दौरान ये घोटाले भी निकल कर सामने आए, कमियां भी निकल कर आई, जो भ्रष्टाचार की नदियां बहाई गई हैं। हाँ, नहीं तो ये तो जनता को फैसला लेना है कि भ्रष्टाचार से क्या वो उसको आपत्ति है, वो भ्रष्टाचार उसकी नजर में हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए सर आपके पास पे लौटेंगे। कुलदीप जी का रुख हम एक बार फिर से करेंगे। कुलदीप जी, बड़े भ्रष्टाचारों का जिक्र हो रहा है सर, इस पर लगातार हमने भी बात की, अलग अलग निकल कर सामने आए, लेकिन सत्ता पक्ष से जपेन जी कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार जिन्होंने भी किया, हालांकि एक्शन लिया गया, बीजेपी में एक्शन लिया गया, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब जब जनता के पास में आज पूरी की पूरी कमान है, तब जनता क्या उन भ्रष्टाचारों को याद रखेगी? और ऐसा नहीं है कि इसके पहले जब बाकी के दल रहे तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो बराबर होता रहा। मैंने पहले भी कहा, बड़ी सामान्य सी मांगे होती हैं, बड़ी सामान्य सी ख्वाहिशें होती हैं आम लोगों की, जो एक गली मोहल्लों में रहते हैं। वो ज्यादा राजनीति में इंटरफेयर करते नहीं, लेकिन उन सामान्य चीजों को भी जब पूरा नहीं किया था, शायद वही चीजें ध्यान में रहती। क्या जनता इन बड़े घोटालों को भी ध्यान में रखती है? कुलदीप जी, ताकि स्मृति पर हम तो कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि विगत 10 से 15 सालों में हमने देखा है कि पहले तो अक्सर ये हुआ करता था, हम लोग जो पत्रकारिता में भी थे, चुनाव कवरेज करने जाते थे तो एक रुझान निकल करके आता था जनता के बीच से, और हमें ये अंदाजा लग जाता था कई बार कि हाँ चीजें ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। लेकिन विगत 10 से 15 सालों में जनता ने जो सतर्कता बरती है, ठीक, वो उनको मालूम है कि उसे क्या बोलना है और किसके सामने बोलना है, ठीक। और गरिमा जी, मैं दीपक मलिक जी की बातों से 100% सहमत हूं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, ठीक है। नगर निगम में होर्डिंग घोटाला हुआ है, कोविड के दौरान जो सैनिटाइजर की खरीद हुई है उसके मामले भी उठे हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। और आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर भी है, जहाँ विजिलेंस को लेकर के चीजें उनके ऊपर भी जारी हैं, ठीक है ना। लेकिन राजनीति में कई बार हमने यह भी देखा है कि जो मुद्दे हम मीडिया के माध्यम से गढ़ते हैं, चुनाव में वो गौण हो जाते हैं, और जनता जो उनके मुद्दे हैं वो अक्सर प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन मैंने कई बार कई क्षेत्रों में जब मैं गया चुनाव के दौरान, तो इन मुद्दों पर मैंने बात होती कम देखी, लोगों को इन चीजों पर चर्चा होते हुए कम देखा। उनके व्यवहार, उनके बातचीत में उनकी क्षेत्रीय समस्याएं ज्यादा निकल करके आई, ठीक है, जिन पर कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा था, ठीक है। नगर निगम के चुनाव के होर्डिंग्स में बड़े बड़े नेताओं की फोटो लगे हुए थे। अभी बात हो रही थी, कुंवर जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो उनका स्टैंड है, वो सरकार के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखेंगे। लेकिन कई बार चीज़ें बोलते समय भी, क्योंकि अगर भाजपा ने अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की है, तो आज प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता, उनको टिकट नहीं मिला, वो हाशिए पर हैं, उस पर भी जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मुद्दे होते हैं तो उन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि मैंने अक्सर ये पाया है कि राजनीति में सच और झूठ कुछ नहीं होता, राजनीति में मुद्दों का नैरेटिव आप कैसे बनाते हैं, उन मुद्दों को कैसे गढ़ते हैं
और उन पर क्या नैरेटिव बनता है। ठीक है, आप देखिए, मैं एक छोटी सी एक घटना के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। पिछले 500 साल से भारत देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर के बात रही। आज़ादी के बाद से राम मंदिर निर्माण का इशू रहा। ठीक है, भाजपा का जन्म ही इन मुद्दों को लेकर के हुआ। लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, भगवान राम की मूर्ति की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि वो मुद्दा खत्म हो गया और जनता ने बीजेपी को राम मंदिर बनने के बाद तो होना चाहिए था कि ज़्यादा वोट देती, ज़्यादा सीटें देती, लेकिन क्या हुआ, वहाँ की सीट भी उनको हरवा दी। ठीक है, तो राजनीति में जो मुद्दे होते हैं और जो स्थानीय विषय होते हैं, कई बार वो सारी चीज़ें और उनका जो नैरेटिव होता है ये प्रभावी भूमिका में होता है। ठीक है, इस बार जो नैरेटिव है उसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें पार्षदों का व्यवहार है, महापौर जो मेयर हैं उनकी स्थितियां हैं, ये तमाम सारी चीज़ें उनके ध्यान में हैं और बीजेपी के लिए तो ये दोनों चीज़ें चुनौती के रूप में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के कैंडिडेट भी बहुत शानदार हैं। सौरभ थपलियाल शानदार व्यक्ति हैं, युवा हैं, डीएवी से पढ़े हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पोखरियाल जी, उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, शानदार व्यक्ति हैं, उनका भी प्रभाव है समाज में। ठीक है, दोनों, और जनता ये बात स्वीकार कर रही है कि दोनों कैंडिडेट बहुत बेहतर हैं। ठीक है, और ये अब चुनाव जनता के बीच में है कि जनता किसको सिलेक्ट करती है, क्योंकि यह लड़ाई 19 और 21 में नहीं जा रही है, यह लड़ाई बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है। ये कांग्रेस के लिए सर बहुत अच्छी बात आपने बोली कि नेक टू नेक फाइट अगर हो रही है तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बढ़त बनाई और सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें, एक तो बागी, निर्दलीय, इन सारे लोगों ने भी मुश्किलें बढ़ाई। प्रमोद कपरवान जी का हम रुख कर लेते। प्रमोद जी, बड़ी बात कह दी कुलदीप जी ने, अभी जीत हार तक हम नहीं पहुंचे, उसके लिए 25 का इंतजार कर लेंगे, लेकिन अगर आप बराबरी भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मजबूत विपक्ष बेहतर है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, जल्दी से कुलदीप जी बोले, बहुत कम वक्त है। हाँ गरिमा जी, मैं एक छोटी बात और कहना चाह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि महापौर की स्थिति क्या होगी वो तो अलग विषय है, लेकिन नगर निगम में जो पार्षदों की स्थिति है वो स्थिति इस समय कहीं ना कहीं खिचड़ी बनने वाली है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को एक बड़ा बहुमत नहीं दिखाई देगा इस समय, और निर्दलियों की भूमिका इसमें ज्यादा होगी, निर्दलीय इसमें ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। ठीक है सर, प्रमोद जी का रुख कर लेते। प्रमोद जी बताइए, कांग्रेस बढ़िया फाइट दे रही है। हाँ देखो गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वार्ड में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जब सूचना मांगी गई तो एक पार्षद को 15-15, 16 लोगों का जो है स्टाफ दिखाया गया, लेकिन धरातल पे आपने देखा होगा हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी के नाम पर कोई था नहीं, और उन पार्षदों ने जो है अपने घर के लोगों को नियुक्त करके उसमें अपने घर के लोगों की नियुक्ति जो की, और वो मामला आपका जो है भ्रष्टाचार का उजागर भी हुआ। लेकिन देखिए, अभी मैं हमारे बड़े भाई जपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि उस पे वार हुआ, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। करोड़ों रुपए के घोटाले के जो कुछ का जो मामला था उसको दबा दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है, इस जो ये अभी नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, आप बूथों की स्थिति जाकर के देख लीजिए। सुबह 8 बजे से बूथों पर जो है तो मैं, अरे अब सर 5 बजने को है और चीजें बिल्कुल अलग हो गई। अब तो मुझे लगता है बस आप 25 का इंतजार करिए। हाँ, अब जिस बूथ पे मुझे मतदान करना था 2 घंटे मुझे लाइन पे लगना पड़ा। तो ठीक है, आप ठीक है, यानी उन व्यवस्थाओं से भी नाराजगी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अब 25 का इंतजार, उसके बाद तस्वीर हो जाएगी बिल्कुल साफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बातचीत के लिए देवभूमि के दंगल में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान, जिसमें प्रदेश की जनता पहुंची और प्रदेश ने अपने आसपास मौजूद मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जनता ने इस बार किस पर विश्वास दिखाया है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।